हेलो गाइस, मैं हूं अंकुर कौशिक और आप सबका स्वागत है यूपीएससी एक्सेसिबल हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं मून के बारे में। देखिए, सेकंड चैप्टर है फिजिकल फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, 11वीं क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर है ये सेकंड चैप्टर। नाम है इसका ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में हम पहले अर्थ का ओरिजिन पढ़ रहे थे। अर्थ का ओरिजिन पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा पीछे का देख रहे हैं। अर्थ का ओरिजिन पढ़ते पढ़ते हमें पता चला, हमने रियलाइज़ किया कि उसमें दो तरह की थ्योरीज थी। एक थ्योरी जो थी, अर्ली थ्योरी थी, वो ओरिजिन का अर्थ का ओरिजिन के बारे में बता रही थी, कैसे कैसे ओरिजिन हुआ था अर्थ का। लेकिन कुछ थ्योरी जो बाद में आई, मॉडर्न टाइम्स में जो थ्योरी आई, उन्होंने ये बताया कि हमें अर्थ का ओरिजिन से अर्थ का ओरिजिन पता करने के लिए हमें यूनिवर्स का ओरिजिन के बारे में पता करना चाहिए। तो हम फिर पहले यूनिवर्स पे पहुंचे। यूनिवर्स पे पहुंचे हम बिग बैंग थ्योरी पे, कि एक टाइनी बॉल है, सारा जो मैटर है यूनिवर्स का वो एक टाइनी बॉल के अंदर समाया हुआ है, और उसके अंदर ब्लास्ट हो गया। उस ब्लास्ट में से डस्ट और गैसें बाहर निकली हैं, ठीक है। उस गैसेस में से फिर वो कंडेंस होकर के उसमें लम्प्स बने हैं। वो लम्प्स जो अलग अलग गैलेक्सीज बने, उन गैलेक्सीज के अंदर फिर फर्दर लम्प्स बने, फिर वो स्टार्स बने। फिर ऐसे कर करके स्टार्स के बाद फिर सोलर सिस्टम डेवलप हुआ। सोलर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ हमने देख लिया। उसके बाद फिर प्लैनेट्स कैसे बने ये भी हमने देख लिया था, पढ़ लिया था। ये सब बातें बार बताने की जरूरत नहीं है। अब प्लैनेट्स में भी आगे उनके सैटेलाइट्स भी बने, ठीक है। सैटेलाइट जो है वो टोटल एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो है 63। हालांकि ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, वो बाद में बता देंगे, वो इन्फॉर्मेशन बाद में दे देंगे, उसको टेंशन मत लीजिएगा। जो भी है अभी जुपिटर के कुछ सैटेलाइट्स मिले उसके बारे में बता दिया जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हमारे जो सैटेलाइट है अर्थ का, वो एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जो एक है। सैटेलाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून है एक, सिर्फ ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, एक ही सैटेलाइट है नेचुरल। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होती है। सैटेलाइट किसको बोलते हैं? एनी ऑब्जेक्ट और अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, ठीक है। दैट मूव्स अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। या आप सैटेलाइट की डेफिनेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट का चारों तरफ रिवॉल्व करता है, मूव करता है, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अभी यहाँ पे, ठीक है। तो सैटेलाइट की डेफिनेशन क्लियर होगी। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, क्योंकि आगे आएगी वो चीज। क्या? क्यों क्यों मूव कर रहा है उसके चारों तरफ, अपने रास्ते पे क्यों नहीं है ना भाई? कहीं और भी तो जा सकता था। वो उसी बिग लार्जर बॉडी के अराउंड क्यों बार बार रिवॉल्व कर रहा है? अगेन ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से। अब जो ग्रेविटी की वजह से मैटर में, जब मैटर बना था स्टार्टिंग में, सोलर सिस्टम डेवलप हुआ था, तो अलग अलग मैटर का ग्रेविटेशनल फोर्सेस अलग अलग थे, ये हमने पढ़ा हुआ है। इस वजह से क्या हुआ, प्लैनेट्स जो थे वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगे। ये हमने पढ़ा था पहले, पिछली क्लास में पढ़ा हमने अच्छे से समझा दिया था। इसी वजह से, इसी रीजन से, ग्रेविटी की वजह से ही सैटेलाइट्स भी जो है, जैसा हमारी अर्थ के केस में मून जो है, वो भी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगा। बाकी सैटेलाइट्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ मून के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो सैटेलाइट के बारे में पता चल गया, सैटेलाइट क्यों रिवॉल्व करता है ये भी पता चल गया। अब सैटेलाइट बना कैसे? सैटेलाइट मतलब हमारे चंदा मामा अर्थ के केस में, बाकी सैटेलाइट्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनका ओरिजिन कैसे हुआ। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई, अलग अलग तरीके से। स्टार्टिंग में जो थ्योरीज आई थी वो बेसिकली हाइपोथेसिस थे, जो दो चार फैक्ट्स उनको पता है उनके बेसिस पर अपना थोड़ा दिमाग लगाया, अच्छा ऐसे है तो ऐसे हुआ होगा, ऐसे है तो ऐसे हुआ होगा, और अपना हाइपोथेसिस दे दिया, ठीक है। लेकिन बाद में जो मॉडर्न थ्योरीज आई, उन्होंने पहली वाली थ्योरीज को फिर दोबारा रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी वही केस होने वाला जो अर्थ वाले केस में हुआ था, कि ओरिजिन ऑफ अर्थ की जगह में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ना पड़ा। अभी तक चल रहा है, देखो ओरिजिन ऑफ अर्थ पे 3 थ्योरीज थी, मैंने पहले दिन में खत्म कर ली, लेकिन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स अभी तक चल रहा है ना। आज खत्म हो जाएगा, कल से इवोल्यूशन ऑफ अर्थ चलेगा। चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड जो जितने भी डेटा, जितने भी कंसेप्ट हैं एनसीईआरटी में, वो आज खत्म हो जाएंगे। कल से इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड डाटा चलेंगे कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, लिथोस्फीयर का। अर्थ के में जो तीन 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 मेजर स्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों के बारे में पढ़ना है। उसके बारे में ओरिजिन, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, वो भी हम पढ़ेंगे। वो कल से नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं फिर दोबारा मून पे। अभी ओरिजिन ऑफ अर्थ ही चल रहा है, मून भी उसी का हिस्सा है। तो जो अर्ली थ्योरीज थी उनमें जो एक थ्योरी हमें पढ़नी है एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है, वो थी सॉरी, सर जॉर्ज डार्विन ने 1838 में दी थी थ्योरी। सर जॉर्ज डार्विन जो थे, ये एक्चुअली चार्ल्स डार्विन के बेटे थे। एब्सर्ड फैक्ट है, कोई इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बता रहा हूं, फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चार्ल्स डार्विन की जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, उनके बेटे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला, उन्होंने 3 बातें कही।
मतलब एनसीईआरटी में तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने उसको 3 पॉइंट से ब्रेक कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, क्या क्या था? पहला था इनिशियली द अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड ए सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। वो कह रहे हैं स्टार्टिंग में क्या था, अर्थ और मून अलग अलग नहीं थे, वो दोनों एक ही थे। इस तरीके से होंगे, वो दोनों एक ही थे स्टार्टिंग में अर्थ और मून, और ये बहुत तेजी से रोटेट कर रहा था, मतलब अपने एक्सिस पे घूमना। ये है अर्थ है, रोटेशन क्या होगा इस तरीके से, ठीक है ना, और रिवोल्यूशन क्या होगा इस तरीके से। ये रिवोल्यूशन होता है, ये रोटेशन होता है, तो वो जल्दी जल्दी रोटेट कर रहा है, जल्दी जल्दी रोटेट कर रहा है। अब उस रोटेशन की वजह से उन्होंने ऐसा बोला, चार्ल्स डार्विन ने, मैं नहीं बोल रहा हूं, चार्ल्स डार्विन ने ऐसा बोला कि उस रैपिड रोटेशन की वजह से अर्थ का कहीं पे ऐसा हुआ होगा ना, कहीं पे मास ज्यादा, मैटर ज्यादा इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि एक के ऊपर एक एक्रीशन हुआ था, ये तो हमने पढ़ा है, एक पार्टिकल के ऊपर, एक प्लैनेटेसिमल के ऊपर दूसरा प्लैनेटेसिमल, फिर तीसरा चौथा, ऐसे करके हजारों करोड़ों लाखों जुड़ गए थे। तो ऐसा हो सकता है कहीं पे एक्रीशन ज्यादा हो गया हो, उन्होंने बोला ऐसा, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, कहीं पे ऐसा हो सकता है कि एक्रीशन ज्यादा हो गया हो, तो वहां पे क्या हुआ, बल्ज डेवलप हो गया होगा पहले रोटेशन की वजह से। स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, एक बल्ज डेवलप हो गया होगा, जैसे ये है इस तरीके से हो गया होगा। बल्ज का मतलब क्या होता है, उभार। जैसे कि हमारे जो इक्वेटर है, हमारा इक्वेटर कैसा है, इस तरीके से है ना अर्थ हमारी, तो ये बल्ज है, ये भी एक बल्ज है, ठीक है, इसमें भी बल्ज बन गया एक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैटर ज्यादा एक्रीट हो गया होगा, ज्यादा ज्यादा मैटर इकट्ठा हो गया होगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इन्होंने कहा जोल डार्विन ने। तो बल्ज डेवलप हो गया बाहर की तरफ, फिर ये उसके बावजूद भी रोटेट कर रहा तेजी से। तो फिर हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, द होल मास बिकेम ए डंबल शेप्ड बॉडी एंड इवेंचुअली इट ब्रोक। सॉरी, क्या हुआ, जब ये बल्ज बन गया तो होल मास, जो पूरा मास था, पूरा मास मतलब अर्थ प्लस मून, क्या हुआ, एक डंबल शेप्ड बॉडी बन गया। मतलब जैसा अमीबा होता है ना, वो भी तो डंबल शेप्ड ही बन जाता है। चलो छोड़ा, अमीबा के बारे में नहीं पता होगा। इस तरीके से ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है, ये, और अब फिर अभी भी रोटेट ही कर रहा है, अभी भी ये रोटेट ही कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इसका ये जॉइंट जहां से है, ये टूट जाएगा और ये दो अलग बॉडीज बन जाएंगी रोटेशन की वजह से। उन्होंने इसका फोर्स का किस वजह से ऐसा हुआ, उन्होंने बोला रोटेशन की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा मून की थ्योरी थी जो जॉर्ज डार्विन ने दी थी। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, द मटेरियल फॉर्मिंग द मून, जिस मटेरियल से मून बना, सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट वी हैव एट प्रेजेंट, आज की जगह, अरे कहीं ना कहीं से तो मून निकला था ना, तो उस जगह को उन्होंने क्या बोला, द डिप्रेशन ऑक्यूपाइड बाय द पैसिफिक ओशन। उन्होंने बोला कि जिस जगह से मून बना था उस जगह पे डिप्रेशन हो गया, एक गड्ढा टाइप का, अर्थ जो वो गड्ढी हो गई, मतलब उसमें गहराई ज्यादा हो गई। उस जगह को उन्होंने बोला आज पैसिफिक ओशन जहां पे मौजूद है वो जगह वो है, उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन बनने का भी इन्होंने तरीका बता दिया अपने हिसाब से, इन्होंने जो बताया। एक बार पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या बोला इन्होंने कि अर्थ और मून जो है स्टार्टिंग में, अर्थ और मून एक ही थे, ठीक है। स्टार्टिंग में जब डस्ट और गैसेस कंडेंस हुई सोलर सिस्टम के अराउंड, एक के ऊपर एक एक्रीशन हुआ प्लैनेटेसिमल्स का, तो एक मैटर था ये, ठीक है, ये अर्थ है। इसमें ऐसा हुआ होगा रोटेशन की वजह से, जहां पे थोड़ा मास मैटर ज्यादा था वहां पे एक बल्ज डेवलप हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन बल्ज डेवलप हो गया रोटेशन की वजह से, मास थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गया, यहाँ पे मटेरियल थोड़ा ज्यादा भी हो गया, रोटेशन फर्दर होता रहा। तो इस मैटर इसने क्या हुआ, अर्थ और हमारा मून जो कंबाइंड मैटर है उसने क्या किया, उसने एक डंबल शेप्ड बॉडी का फॉर्म ले लिया, ये इस तरीके से, और रोटेशन अब भी चलता रहा। तो थोड़े टाइम बाद जब रोटेशन चलता है तो फिर ये फाइनली ये दोनों अलग ही हो गए, ठीक है। ये इतनी सी थ्योरी है, और जिस जगह से मून अलग हुआ अर्थ से, उस जगह को आज हम पैसिफिक ओशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस जगह गड्ढा बन गया, वहां पे पानी भर गया। पानी कैसे भरा था ये भी हम पढ़ेंगे अभी। स्टार्टिंग में तो अर्थ पे पानी नहीं था, स्टार्टिंग में था क्या, गैसेज और क्या था, रॉक्स, डस्ट मतलब रॉक, तो पानी कहां से आया ये भी पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। तो ये हमारे पहली थ्योरी थी। पहली का मतलब ये था कि जो अर्ली थ्योरीज थी उनमें से एक ही थ्योरी दी गई है एनसीईआरटी में, वो थ्योरी ये है जॉर्ज डार्विन द्वारा दी। अब रीसेंट थ्योरी पे आ जाते हैं। रीसेंट थ्योरीज ने क्या किया, इन सबको खारिज कर दिया कि नहीं ये सही नहीं है। रीसेंट थ्योरी में कुछ और नई थ्योरी आ रही है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। चलिए, तो जॉर्ज डार्विन ने जो थ्योरी दी थी वो हमने पढ़ ली है।
उसमें क्या था, उन्होंने बताया कि डंबल शेप मटेरियल बना था स्टार्टिंग में, मास एक्यूमुलेट हो गया था, डंबल शेप मटेरियल बना रोटेशन की वजह से, जो कि बाद में अलग हो गया और बाद में वो क्या कहलाया, मून कहलाया। जिस जगह से वो अलग हुआ उसको पैसिफिक, वहां पे पैसिफिक ओशन बन गया उनके हिसाब से। अब प्रेजेंट साइंटिस्ट जो हैं, जो बाद में जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए उनके बाद में, उन्होंने इन थ्योरीज को ऐसी और इनके जैसी दूसरी थ्योरी या और भी जो थ्योरीज थी उन सबको खारिज कर दिया, उन सबको नकार दिया कि ये सही नहीं है, ये झूठ है। झूठ नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, उन्होंने ये बोला, ठीक है। और उन्होंने फिर नई थ्योरीज दी। नकारते कैसे हैं, खारिज कैसे करते हैं साइंटिस्ट, वो क्वेश्चन रेज करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि रोटेशन की वजह से डंबल शेप मटेरियल अलग हो, उन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ रोटेशन इतनी बड़ी फोर्स नहीं है कि डंबल शेप मटेरियल अलग हो जाए, फिर तो अर्थ से और भी मटेरियल अलग होना चाहिए था, ऐसा बोला होगा, कुछ इस तरीके के लॉजिक्स उन्होंने दिए होंगे, अलग अलग क्वेश्चन रेज किए होंगे, तब जाकर उन्होंने सोचा होगा नहीं, जब क्वेश्चन के आंसर मिल जाए अगर, तो इसका मतलब वो थ्योरी वैलिड है, जब तक मिलते रहे। जब उन क्वेश्चंस के आंसर मिलना बंद हो जाते हैं तब वो थ्योरी जो है इनवैलिड हो जाती है, तब उस थ्योरी का महत्व खत्म हो जाता है अगर आप आंसर्स ना दे पाओ तो, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट साइंटिस्ट के एंड में। जो मॉडर्न टाइम में साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ मून एज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ, कि फॉर्मेशन हुई मून की एज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ किस चीज पर डिपेंड करती है, इज एन आउटकम ऑफ ए जाइंट इम्पैक्ट। एक इम्पैक्ट हुआ था, एक इवेंट हुआ था, जाइंट इम्पैक्ट जिसको बोला, और ऑल्सो नोन एज द बिग स्प्लैट। इसको बिग स्प्लैट के नाम से भी बोला जाता है। एक इवेंट हुआ था बिग स्प्लैट के नाम से या जाइंट इम्पैक्ट के नाम से, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ था मून का एज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। अब वो बिग स्प्लैट क्या है, ये सेकंड पॉइंट में पढ़ते हैं। ए बॉडी ऑफ साइज ऑफ 1 to 3 times दैट ऑफ मास। एक बॉडी, बॉडी का मतलब मेरी बॉडी नहीं, आपकी बॉडी नहीं, हेवनली बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, एक सेलेस्टियल बॉडी जो कितनी बड़ी थी, 1 to 3 times द साइज ऑफ मार्स। इसका मतलब या तो मार्स के जितनी या मार्स से 3 गुना ज्यादा बड़ी, ठीक है। हमें अभी श्योर नहीं है, मार्स अर्थ से छोटा है, ये बात ध्यान रखना। इट्स लाइक 60% ऑफ अर्थ, उसका मास जो लगभग इतना ही होगा, बाकी देख लेंगे एनसीईआरटी में, अभी बताएंगे। तो मार्स अर्थ से छोटा है, मार्स जितनी बॉडी भी हो सकती है वो, और उससे 3 गुना ज्यादा बड़ी, मतलब अर्थ से 1.5 टाइम्स बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। चलो उसमें नहीं जाते अभी। मार्स या उससे 3 गुना ज्यादा बड़ी बॉडी, कोई हेवनली बॉडी थी, कोलाइडेड इनटू द अर्थ, वो अर्थ से टकरा गई। मतलब एक बॉडी आई, ये अर्थ है हमारी, बेचारी चुपचाप घूम रही है, अभी भी बनी है, अभी गरम गरम है, ध्यान रखना। टेम्परेचर इसका भी, सन का सरफेस का टेम्परेचर कितना 6000, और अर्थ का टेम्परेचर भी अभी उतना ही है, थोड़ा बहुत ही कम हुआ है। आज भी अर्थ की कोर का टेम्परेचर जो वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान रखना। जो नीचे है ना, उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री है और ऊपर का 15 है। हमारे अर्थ का जो ऊपर का टेम्परेचर है एवरेज 15 ही मानते हैं, 16.5 हो गया, तो 6000 से कभी ऊपर भी इतना ही रहा होगा। अभी ठंडी हो रही है ना। अर्थ का क्रस्ट ऊपर से लेकर नीचे की तरफ ठंडा होना, मतलब नीचे गर्म है, ऊपर ठंडी होती जा रही है। इसका बहुत बड़ा रोल है अर्थ की क्रस्ट बनने में, लिथोस्फीयर बनने में, अर्थ का एटमॉस्फेयर डेवलप होने में। ये बात ध्यान रखिए, हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो भी हम इवोल्यूशन ऑफ अर्थ बताऊंगा तो ये सब बातें पढ़ाऊंगा, ये सब आगे पढ़नी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अर्थ के साथ वो टकराई, ये हमारी अर्थ है, गरम गरम है। अभी कोई बॉडी आई जो मार्स के बराबर या उससे 3 गुना बड़ी थी और अर्थ से टकरा के निकल गई, ठीक है। या ऐसा समझ लो यहां से आई होगी और यहां टक्कर मार के आगे चली गई, ठीक है। उस बिग स्प्लैट की वजह से अर्थ से कुछ टुकड़ा अलग हो गया। समटाइम शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड, जब अर्थ बनी ही थी, क्योंकि बताया ना फॉर्मेशन ऑफ मून कब हुआ, 4.4 बिलियन ईयर्स अगो, और 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बनी, मतलब 0.2 बिलियन ईयर्स के बाद ही, थोड़े ही टाइम बाद ही। हमारे लिए 0.2 बिलियन ईयर बहुत लंबा टाइम है, लेकिन अर्थ के लिए 0.2 बिलियन ईयर इज जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या फ्यू मिनट्स, ठीक है। ध्यान रखना, अर्थ के लिए टाइम जो है साल कुछ भी नहीं होता है, अर्थ के लिए सेंचुरी कुछ भी नहीं होती है, अर्थ के लिए मिलियन ईयर्स बिलियन ईयर्स होते हैं। टाइम बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, अर्थ बहुत पुरानी है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, उसने टकराई, फॉर्म इट ब्लास्टेड ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू द स्पेस, और इस टकराने की वजह से क्या हुआ, इस फ्लैट की वजह से क्या हुआ, एक लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ जो था वो स्पेस में गिर गया। और वो भी ऐसे नहीं गिरा था, वो भी टुकड़ों में गिरा था। फिर बाद में टुकड़े क्या हुए, वो फिर दोबारा अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने लगे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हमें पता ही है ग्रेविटेशनल डिफरेंसेस पढ़ाया था स्टार्टिंग में, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में, ग्रेविटेशनल डिफरेंसेस, उसकी वजह से वो टुकड़े धीरे 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 चक्कर काट रहे हैं अर्थ का, और सब गर्म है। गर्म का मतलब अभी टेम्परेचर उनका हाई है, गैसेज और रॉक से बने हुए वो भी अर्थ के जैसे ही, और फिर वो दोबारा एक दूसरे के ऊपर एक और एक्रीट होने लगे।
एक्रीट होकर के फॉर्मेशन होने लगा और फिर फॉर्मेशन हुआ मून का। जैसे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है प्लैनेटेसिमल से, उसी तरीके से मून का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे नहीं बताया, आगे देखेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ ये बताया कि एक टुकड़ा अलग हो गया बड़ा मास, तो वो मून बन गया। द पोर्शन ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल देन कंटिन्यू टू ऑर्बिट द अर्थ। द पोर्शन ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल देन कंटिन्यू टू ऑर्बिट द अर्थ, एंड जो ब्लास्टेड मटेरियल था वो अर्थ का चक्कर काटता रहा एंड इवेंचुअली फॉर्म्ड इनटू द प्रेजेंट मून अबाउट 4.4 बिलियन ईयर्स अगो। और धीरे धीरे फिर इवेंचुअली क्या हुआ, ग्रेजुअली क्या हुआ, वो आज जो प्रेजेंट मून है वो बन गया, उसकी शेप ले ली उसने कब, 4.4 बिलियन ईयर्स अगो। तो मून हमारे भाई साहब जो है वो 4.4 बिलियन ईयर्स अगो बने हैं। ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ, इस क्लास के बाद, इस क्लास के मून का भी काम खत्म हो गया। आज मून के बारे में तो कुछ है नहीं, बस ये कि अर्थ से अलग हो गया, बिग स्प्लैट हुआ। ये बिग स्प्लैट याद रखना, बिग जाइंट इंपैक्ट या बिग स्प्लैट जो है, ये दोनों चीजें आप याद रखना इसमें। और एक इसका जो डेट है वो याद रखने की मेन चीज है। दो चीजें, कभी भी कोई आंसर आता है तो वहां पर सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि इससे, इस क्लास के साथ, आज मून की क्लास, मून के बारे में खत्म हो गया, छोटा टॉपिक था। इसके साथ आपका जो चैप्टर है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में ओरिजिन से रिलेटेड पार्ट जो आपका खत्म हो गया। अर्थ के ओरिजिन के लिए हमें यूनिवर्स पे जाना पड़ा था, तो यूनिवर्स से फिर गैलेक्सीज पे आए, फिर स्टार्स पे आए, फिर प्लैनेट्स पे आए। प्लैनेट्स के बाद जब प्लैनेट खत्म हो गया उसके बाद फिर मून भी पढ़ना था, क्योंकि वो भी एक अर्थ का हिस्सा ही है एक तरीके से हमारे सोलर सिस्टम का। तो मून के साथ आज हमारा अर्थ का ओरिजिन खत्म, ओरिजिन हो गया। अब क्या हुआ, ओरिजिन हो गया, अब अर्थ ठंडी हो रही है। भाई कोर तो वहां रह गई बीच में, जो कोर थी वो तो बीच में रह गई, सन बन गई, ठीक है। उसके चारों तरफ प्लैनेट्स बने ना, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स बने, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये हमारी अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसी तरीके से बनता है। अब ये प्लैनेट्स कोर से ही निकले, तो टेम्परेचर अभी तो उसका सेम ही है, लगभग वही है, लेकिन अब ये धीरे धीरे ठंडे हो रहे हैं। अब ये धीरे धीरे ठंडे होते जा रहे हैं, और जब ये ठंडे होंगे तो इनमें कुछ प्रोसेस होंगे। इनमें क्या हुआ, इनमें क्रस्ट डेवलप हुई, लिथोस्फीयर डेवलप हुआ, एटमॉस्फेयर, कुछ गैसेज जो ट्रैप हो गई थी, बताऊंगा अभी धीरे धीरे। एटमॉस्फेयर कैसे बना, एटमॉस्फेयर भी तो अर्थ का ही पार्ट है ना। एटमॉस्फेयर कैसे बना और हमारा हाइड्रोस्फीयर कैसे बना, हाइड्रोस्फीयर कैसे डेवलप हुआ। तो अब हम सेकंड पार्ट जो है चैप्टर का वो है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो इसमें 3 टॉपिक हमारे आएंगे, इवोल्यूशन ऑफ, पहला लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, और लास्ट हमारा हाइड्रोस्फीयर। ये हमारे 3 टॉपिक्स बचते हैं, और एक हमारा बचेगा इसके बाद, एक और टॉपिक बचेगा ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये मेरे ख्याल से 3 क्लासेस में हो जाएगा, 3-4 क्लास जो भी लगेंगी बनाएंगे, और इसके बाद फिर आपको ये चैप्टर खत्म, फिर हम सेकंड चैप्टर पर करेंगे। अब आपको करना है कि अब आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी है और वीडियो बार बार देखनी है। और हाँ, अगर आपको हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर काम करूंगा, हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।